कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को अर्थशास्त्र का पाठ 18 कराने जा रहा हूँ। उत्पादन कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको बाजार का दृश्य है। इसमें उत्पादित वस्तुओं को यहाँ पर बेचा जा रहा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ये भी है आपका एक ठेले पर सामान बेचता हुआ एक दुकानदार है जो भी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये रेलगाड़ी है, यानी काम की तलाश में शहर की ओर प्रवास करते हुए मजदूर हैं सारे। और ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पड़ाव पर काम की तलाश में जमा लोग हैं, यानी लोग यहाँ पर अपने काम के लिए मजदूरी के लिए आते हैं और लोग बाग जिनकी जरूरत होती है वो यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद एक और ये ऑफिस दिया हुआ है, जो बाजार दिखाया गया है। यहाँ पर ऑफिस है जहाँ पर बैठ करके भी अपना काम काज किया जाता है। अब ये जो है, अब अगले कुछ इसके मुख्य अंश हैं। जमीन, श्रम, पूंजी और उद्यमिता उत्पादन प्रक्रिया के 4 अंग हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, इसके 4 अंग कौन कौन से हैं। पहला है जमीन, दूसरा श्रम, फिर पूंजी और फिर उद्यमिता। अगला है श्रम। मानवीय योगदान है जो शारीरिक व मानसिक होता है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी और रायपुर जिले का मुख्यालय है। रायपुर में स्टील व सीमेंट उत्पादक उद्योग हैं। भारत के मध्य पूर्व क्षेत्र का महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र रायपुर है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 मुंबई से कोलकाता को जोड़ता है, जबकि क्रमांक 47 रायपुर विशाखापट्टनम से जुड़ा है। रायपुर का उत्तर दिशा औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है। उरला, सिलतरा व भनपुरी क्षेत्र छोटे छोटे मझोले और बड़े उद्यम का क्षेत्र है। जमीन आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। पूंजी 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। चलिए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है आपका रायपुर। सन कब बना था ये? 2011 में महानगरों की श्रेणी में शामिल हुआ था। ध्यान रखना बच्चों, ये 2011 में महानगर में शामिल हो गया था। नंबर 2 है भिलाई इस्पात संयंत्र, जिला में है। तो कहां पर है बच्चों? ये दुर्ग जिला में है। इसके बाद नंबर 3 डॉक्टर श्रमिक का उदाहरण है। तो कैसा है ये? कुशल श्रमिक है, ये कुशल श्रमिक का उदाहरण है। नंबर 4 है उत्पादन प्रक्रिया में जोखिम उठाने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है ये? साहसी कहलाता है। इसके बाद है नंबर 5 कुर्ला, रायपुर का एक औद्योगिक क्षेत्र है बच्चों। ध्यान रखना, ये कैसा है? औद्योगिक क्षेत्र है। प्रश्न है सरकार ने मनोरंजन के लिए जगह बढ़ाने का प्रस्ताव क्यों दिया है? तो उत्तर है नागरिकों के विकास एवं आय के साधन बढ़ाने के लिए सरकार ने इस कार्य का प्रस्ताव रखा है। प्रश्न है मान लो कि आप रायपुर शहर में रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें किस तरह की योजना मददगार हो सकती है? तो उत्तर है ये, हम रायपुर शहर में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सूचना एवं संचार क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉप्स, क्लॉथ मार्केट, मरीन ड्राइव, चौपाटी डेवलपमेंट, रेस्तरां आदि जैसी योजनाएं मददगार हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्र में भी भविष्य के रोजगार को बढ़ावा देंगी, क्योंकि नंबर 1 सड़क चौड़ीकरण योजना, फ्लाईओवर निर्माण, नया राजधानी रायपुर में विकास डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आदि में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। नंबर 2 है आवागमन के साधन क्षेत्रों में रोजगार की प्राप्ति। नंबर 3 रविवारी बाजार, गोल बाजार, फुटपाथ, मौदापारा फुटपाथ में भी रोजगार प्राप्ति का अवसर है। चलिए अगला प्रश्न है कम आय पाने वाले परिवारों की आमदनी किस तरह बढ़ाई जा सकती है? तो उत्तर है कम आय पाने वाले परिवारों की भी बुनियादी सुविधाएं जैसे आवास, पीने का पानी, साफ सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए तो इनकी भी आमदनी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इनकी आमदनी का औसतन अधिकांश हिस्सा इन व्यवस्थाओं में ही खर्च हो जाता है। प्रश्न है पड़ाव पर प्रतिदिन कितने लोग आते हैं? तो उत्तर है पड़ाव में प्रतिदिन लगभग 400 से 500 लोग आते हैं। अगला प्रश्न है इनमें महिलाएं कितने प्रतिशत होती हैं? तो उत्तर इसमें महिलाएं लगभग 35 से 40% तक होती हैं।
प्रश्न है, पड़ाव पर आने वाले कुल कितने लोगों को रोजगार मिलता है? तो उत्तर है, यदि काम सीजनल हो तो रंगाई पुताई को 80% लोगों को रोजगार मिल जाता है, लेकिन सीजनल ना हो तो 60% लोगों को रोजगार मिल पाता है। सड़क किनारे काम धंधा चलाने वाले किसी स्वरोजगार में लगे व्यक्ति का साक्षात्कार लीजिए। तो उत्तर है बच्चों, मोची जो है सेवक राम है। चलो इसको शुरू करते हैं, लेते हैं क्या है। नंबर 1 है, आपका नाम क्या है? तो सेवक राम। नंबर 2 है, आप यह काम कब से कर रहे हैं? तो यह मोची का काम मेरे पिताजी करते थे, अब मैं कर रहा हूँ। नंबर 3 पे आता है, कितना कमा लेते हैं? कभी कभी 100 से 125 रुपए, तो कभी जो है 50 रुपए भी नहीं मिलते हैं। नंबर 4, किस समय आपकी आमदनी बहुत कम होती है? तो गर्मी के दिनों में घंटों धूप में बैठने के बाद भी आमदनी बहुत कम रहती है। नंबर 5, क्या आपके परिवार का गुजारा चल जाता है? नहीं। नंबर 6, आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? निःशक्त होने के कारण शारीरिक श्रम वाले काम मैं नहीं कर सकता, घर में दूसरे कमाने वाला कोई नहीं है, दैनिक जरूरत की चीजें भी इतनी महंगी है कि जीवन चलाना बहुत मुश्किल होता है। यदि मैं या मेरी पत्नी बीमार हो जाते हैं तो इलाज की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। प्रश्न है, क्या आपको सरकार द्वारा निश्चित मजदूरी की दरों व रायपुर शहर में मजदूरों को असल में मिलने वाली मजदूरी के बीच अंतर दिखाई देता है? तो उत्तर हाँ, हमें मजदूरी दरों में अंतर दिखाई देता है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा, अप्रशिक्षित होना और शिक्षा की कमी उन्हीं कम मजदूरी दर में काम करने के लिए बाध्य कर देती है। सरकार द्वारा श्रमिक के लिए एक दिन की तय राशि 215 रुपए है, तो व्यवसायिक परिसर में मजदूर को मालिक 200 रुपए प्रदान करता है। प्रश्न है, सरकार मजदूरी की दर क्यों तय करती है? तो उत्तर है, सरकार द्वारा मजदूरी को दरें तय करने के पीछे उद्देश्य यह है कि श्रमिकों का शोषण न हो और पूरे काम का पूरा भुगतान उन्हें मिले, ताकि मजदूर और उस पर आश्रित परिजन का भरण पोषण हो सके। प्रश्न है, पूंजी कितने प्रकार की होती है? तो उत्तर है, पूंजी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, स्थायी पूंजी। इसके अंतर्गत उपकरण, मशीनें, बिल्डिंग आदि आते हैं। ये उपकरण उत्पादित प्रक्रिया में खर्च हो जाने वाले नहीं होते हैं, बल्कि ये सालों साल वस्तुओं के उत्पादन के काम में सहायक होते हैं। अस्थायी पूंजी उत्पादन चक्र को पूरा करने के लिए कच्चे माल और वित्त की आवश्यकता होती है। कच्चा माल खरीदी, श्रमिकों को भुगतान व बाजार में बेचने की व्यवस्था के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। यह वित्त उत्पादन को निश्चित करती है, इसलिए इसे कामकाजी पूंजी भी कहते हैं। रमेश की दुकान का मासिक व्यय नीचे तालिका में दिया गया है, जिससे वह स्थायी व अस्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। तो यहाँ व्यय है मध्य में और यहाँ पे व्यय राशि में है, और पूंजी का यहाँ प्रकार लिखना है। चलो देखिए क्या है। जगह का किराया, सबसे पहले आता है जगह का किराया 3000 रुपए है, तो ये स्थायी है, हमेशा ही देना है। कच्चे माल, दूध, बेसन, तेल आदि पर व्यय, ये है 24,000 रुपए, ये अस्थायी, कभी कम हो जाएगा कभी ज्यादा हो जाएगा। सहायक वेतन, तो इसमें 4000 रुपए है, ये अस्थायी है। अगला है बिजली शुल्क है 1000 रुपए, ये स्थायी है, हमेशा ही आना होता है। कर्ज पर ब्याज 200 रुपए है, ये भी स्थायी, हमेशा आपको देना ही है। अन्य मरम्मत आदि व्यय, ये 800 रुपए है, ये अस्थायी है, कभी कम कभी ज्यादा करना पड़ता है। कुल योग कितना है? ये 33,000 रुपए है। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले है नंबर 1, रायपुर शहर और उसके आसपास। तो यहाँ क्या है? स्टील है, ये स्टील और सीमेंट का उत्पादन। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ यही सबसे ज्यादा होता है, सीमेंट का उत्पादन करने वाले कई उद्योग हैं। नंबर 2, व्यवसायिक योग्यता प्राप्त श्रमिकों को श्रमिक कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसे कुशल कहते हैं, जिसमें डॉक्टर भी आते हैं। चलिए नंबर 3 है, मुंबई को कोलकाता से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 53 से होकर गुजरता है। तो कहां से होकर गुजरता है बच्चों? ये रायपुर से होकर गुजरता है। अगला है, मशीनें, बिल्डिंगें आदि पूंजी के अंतर्गत आते हैं, तो अस्थायी पूंजी में आती हैं। नहीं बच्चों, ये स्थायी पूंजी में आनी चाहिए। ये बच्चों स्थायी पूंजी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 5 आता है, संसाधन की व्यवस्था करना कहलाता है। तो ये क्या चीज हमारे पास? अस्थायी पूंजी कहलाता है। ये क्या है? अस्थायी।
अस्थायी पूंजी कहलाता है। नंबर 6 है शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार की मेहनत को कहते हैं, श्रम कहते हैं बच्चों ये। नंबर 7 है को चलाने के लिए भौतिक और कामकाजी पूंजी आवश्यक है, तो उत्पादन चक्र है बच्चों ये, उत्पादन चक्र। उत्पादन चक्र को चलाने के लिए भौतिक और कामकाजी पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला है इनमें से भिन्न का चयन करें। नंबर 1 है दुर्ग, बलौदाबाजार, आरंग, राजनांदगांव। तो इसमें सबसे पहले आता है उत्तर आरंग है, इसमें आरंग अलग है। तो पहले का उत्तर क्या है आपका, आरंग है। चलिए नंबर 2 है श्रम, भूमि, सीमेंट, पूंजी। तो इसमें सीमेंट अलग हो गया, दूसरे में सीमेंट आपका। नंबर 3 पे देख लिए मशीन, भवन, प्लांट, कच्चा माल। तो कच्चा माल जो है इसमें अलग दिखाई दे रहा है आपको, तो ये कच्चा माल इसमें अलग है, तो तीसरे का उत्तर कच्चा माल। नंबर 3 अगला चलते हैं प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर जो देना है। नंबर है पहला ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग की तुलना कीजिए। क्या करना है, देखो उत्तर है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मुख्य रूप से खेती के लिए प्रयोग में लाई जाती है और लोग खेतों के आसपास गांव में रहते हैं। शहरी भूमि का प्रयोग बाजार, व्यवसाय और आवास के लिए होता है। शहर की भूमि अनेक प्रकार की सेवाओं व सरकार के प्रशासनिक कार्यों के लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण भूमि उपयोग में विविधता नहीं मिलती, जबकि शहरी भूमि का प्रयोग इमारतों, कारखानों, दुकानों, बाजारों, स्कूलों, अस्पताल, कार्यालय के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। प्रश्न है अपने कर्मचारियों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो उत्तर हाँ, आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व है, क्योंकि इससे कर्मचारी का व्यय भार कम होता है। कार्यस्थल से आवास की निकटता होने से समय की बचत भी होती है और आवागमन के लिए व्यक्तिगत दोपहिया वाहनों के कम उपयोग से पर्यावरण पर भी अच्छा असर होता है। प्रश्न है सरकार के लिए श्रमिकों की न्यूनतम आय निर्धारित करना क्यों जरूरी है? तो उत्तर है सरकार के लिए श्रमिकों की न्यूनतम आय निर्धारित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे श्रमिकों के शोषण पर अंकुश लगता है। भारतीय कानून के अनुसार नियोक्ता का न्यूनतम मजदूरी दर का पालन न करने पर दंड का प्रावधान है। श्रमिकों को भी उचित पारिश्रमिक मिलने पर वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है। प्रश्न है स्थायी पूंजी किस प्रकार कामकाजी पूंजी से भिन्न है? तो उत्तर है स्थायी पूंजी के अंतर्गत उपकरण, मशीनें, बिल्डिंग आदि आते हैं। यहाँ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन व मिस्त्रियों को भी सम्मिलित किया जाता है। ये उपकरण उत्पादन प्रक्रिया में खर्च हो जाने वाले नहीं होते, बल्कि ये सालों साल वस्तुओं के उत्पादन के काम में सहायक होते हैं। लेकिन इसके विपरीत कच्चा माल खरीदने व कामगारों को भुगतान के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है वे कामकाज की पूंजी है। उत्पादन को पूरा करने में कुछ समय लगता है और फिर इन वस्तुओं को, सेवाओं को बाजार में बेचने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। इसके बाद ही कामकाजी धन वापस उत्पादन चक्र में लौटता है। अतः स्पष्ट होता है कि स्थायी पूंजी से कामकाजी पूंजी अलग है, क्योंकि यह उत्पादन चक्र में उपयोग खर्च हो जाती है और दोबारा चक्र शुरू करने के लिए खरीदनी पड़ती है। प्रश्न है ऋण की सुविधा सब लोगों को की पहुंच में क्यों नहीं है? तो उत्तर है ऋण की सुविधा सब लोगों की पहुंच में न होने का सबसे बड़ा कारण अज्ञानता व अशिक्षा है। इसके अतिरिक्त कागजी कार्रवाई की जटिलता, फॉर्म भर पाने में दूसरों पर निर्भरता जैसे बातें भी प्रभावी कारक हैं। तो प्रश्न अगला किसी भी बिल्डिंग के किराए को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो उत्तर है किसी भी बिल्डिंग के किराए पर निम्नलिखित बातें प्रभाव डालती है। नंबर 1 बिल्डिंग की शहर में भौगोलिक स्थिति कैसी है। नंबर 2 व्यवसायिक परिसर, बाजार आदि की निकटता अथवा दूरी। नंबर 3 विद्युत पानी की आपूर्ति किस प्रकार है। और नंबर 4 है राजधानी में स्थित होने पर भी इस प्रभाव पड़ता है। चलिए प्रश्न है स्वरोजगार और वैतनिक रोजगार की तुलना कीजिए, उनके बीच असमानताओं को बताइए। तो उत्तर है स्वरोजगार में लगे लोगों की आमदनी में उतार चढ़ाव बना रहता है। इस स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों को दुर्घटना बीमा, भविष्य निधि आदि लाभों से वंचित रहना पड़ता है, जबकि वेतन रोजगार में वेतन निश्चित मिलता है। इन्हें अवकाश, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि की भी सुविधाएं मिलती हैं। प्रश्न है कौशल बढ़ाने के लिए किस तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की जरूरत होगी ताकि ज्यादा लोगों को कुशलता
आधारित काम मिल सके। तो उत्तर है विद्यालयीन शिक्षा पाठ्यक्रम में तकनीकी पाठ्यक्रम अवश्य होने चाहिए। आज भी दैनिक जीवन में छोटे छोटे काम जैसे बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रीशियन आदि की बड़े पैमाने पर मांग होती है। प्रश्न है अलग अलग व्यवसायों में मिलने वाली मजदूरी में अंतर क्यों होता है। तो उत्तर है अलग अलग व्यवसायों में मिलने वाली मजदूरी में अंतर होता है क्योंकि श्रमिकों को दो वर्गों कुशल और अकुशल श्रमिकों में बांटा जाता है। कुशल श्रमिकों की व्यावसायिक योग्यताएं होती हैं जिससे इन्हें प्रत्येक माह सुनिश्चित वेतन अन्य लाभ मिलते हैं जैसे कर्मचारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रबंधक आदि। जबकि अकुशल श्रमिक की शिक्षा, पृष्ठभूमि, रोजगार के अनिश्चित अवसर आय को भी कम व अनिश्चित कर देते हैं जैसे मजदूरी में लगे लोग, किराना दुकान के मजदूर, घरेलू मजदूर आदि। प्रश्न है अगला, शहर में मकान निर्माण में लगे मजदूर को मिलने वाली मजदूरी में महिलाओं और पुरुषों में फर्क किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत है, क्यों व कैसे। उत्तर है हाँ, महिलाओं और पुरुषों की मजदूरी में फर्क किया जाता है। नहीं, हम इस विचार से सहमत नहीं है क्योंकि संविधान में समानता के अधिकार का प्रावधान है जो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार सभी को बराबरी से प्रदान करता है। इसलिए महिला मजदूरी को भी पुरुष मजदूरी के समान मजदूरी मिलनी चाहिए। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाया जा रहा है, इसे जरूर दबा करके सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स भी करें आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए सुपर थैंक्स ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।